आज जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके टॉपिक का नाम DHCP है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और हम ये सीखेंगे यहाँ पे कि आखिर ये DHCP सर्विस होती क्या चीज़ है और किस तरह से हम DHCP को राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से DHCP को हम सर्वर पे कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह से DHCP के द्वारा हम VLAN बेसिस पे IP कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं DHCP से कि DHCP आखिर होता क्या चीज़ है। देखिए, DHCP का जो फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बेसिकली DHCP का जो मेन काम है वो IP प्रोवाइड करना LAN के अंदर। फिलहाल हम एक चीज समझने की कोशिश करें यहाँ पे कि किसी भी डिवाइसेस के अंदर आप IP एड्रेस आप दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। या तो आप सिस्टम के अंदर मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आप किसी सिस्टम के अंदर IP एड्रेस मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम उसे स्टैटिक IP कहते हैं। तो अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 10-12 कंप्यूटर है तो हम उन कंप्यूटर के अंदर मैनुअली IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसा कि ये सिस्टम हमारा है, इस सिस्टम में मैंने IP डाला 192.168.0.2, इस वाले सिस्टम में मैंने डाला 192.168.0.3 और इस वाले सिस्टम मैंने डाला 192.168.0.4। अगर नंबर ऑफ पीसी जो हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम है तो हम उन डिवाइसेस के अंदर IP एड्रेस हम स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब मैनुअली कर सकते हैं। अब आप इस बात को सोचें कि अगर एक सिस्टम को ओपन करने में, मतलब खोलने में और बंद करने में और IP एड्रेस डालने में अगर 5 से 7 मिनट लगता है, तो आप इस बात को सोचें कि 10 कंप्यूटर में अगर आप IP असाइन करोगे स्टैटिक, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के लगभग लगेगा। लेकिन कुछ सिचुएशन आपकी इस तरह से हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पीसी अगर 200 है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके लैन के अंदर 200 कंप्यूटर होंगे तो आपके लिए IP एड्रेस असाइन करना मैनुअली इट्स सो डिफिकल्ट। ऐसे सिचुएशन में, बिकॉज इफ यू हैविंग ओनली 200 कंप्यूटर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सो व्हाट यू विल डू हियर, यू हैव टू कॉन्फ़िगर DHCP सर्विस हियर। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे लैन में 200 कंप्यूटर हैं तो 200 कंप्यूटर के अंदर स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर करना डिफिकल्ट होता है। ऐसी सिचुएशन में हम एक किसी कंप्यूटर पे DHCP की सर्विस एनेबल करेंगे और DHCP जो है इन सारे क्लाइंट को IP प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो हम सिस्टम को IP जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो DHCP सर्विस के द्वारा। तो यहाँ पे हर एक सिस्टम में हम मैनुअली IP नहीं डाल रहे हैं, हम डायनेमिक IP प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी कंप्यूटर में IP एड्रेस आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि वो कभी चेंज नहीं होगा। आप खुद मैनुअली चेंज करेंगे तो बात अलग है, वो स्टैटिक चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर DHCP के द्वारा IP प्रोवाइड किया जाए किसी क्लाइंट कंप्यूटर को, वो डायनेमिक होता है। और हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट वो लीस्ट ड्यूरेशन जो होती है वो 8 डेज की होती है। उस क्लाइंट पीसी के पास वो IP 8 दिनों तक रहेगा और 8वें दिन वो चेंज हो सकता है। तो आप ड्यूरेशन को आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हमारा नेटवर्क बना हुआ है। इस नेटवर्क के अंदर मैं एक पीसी पे आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो राउटर से कनेक्टेड हमारी स्विच है और इन स्विच से कनेक्टेड हमारे कंप्यूटर हैं, इनके अंदर जो मैंने कंप्यूटर के अंदर IP कॉन्फ़िगर किया है वो IP 192.168.1.2 है और उसका सबनेट मास्क जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है वो 25 है, 25 है, 2550 है। और मैंने राउटर की IP जो है यहाँ पे गेटवे बना रखा है और हमने जो है 8.8.8 DNS में कॉन्फ़िगर किया। अब इस बात को समझने की कोशिश करें, ये जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं इस क्लाइंट पीसी की, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपके क्लाइंट की पीसी जो है, आप क्लाइंट की जो ट्रैफिक है वो आपके वैन से होके निकलती है। मतलब जो भी इस कंप्यूटर के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा, गेटवे की जो इंफॉर्मेशन होगा, DNS का जो इंफॉर्मेशन होगा, इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, इसी IP के बेसिस पे आपके क्लाइंट की पीसी की रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट पे जाती है। यहाँ पे फिलहाल जो हमने अभी तक सीखा ये है कि DHCP एक सर्विस होती है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक सर्विस होती है जो IP प्रोवाइड करने का काम करता है हमारे क्लाइंट पीसी को। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारा DHCP सर्वर है और हम जानते हैं कि DHCP सर्विस जो होती है वो डोरा प्रोसेस पे काम करती है। DHCP सर्विस जो है वो डोरा प्रोसेस पे काम करता है। डोरा प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करें क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी किसी क्लाइंट पीसी को
जब भी किसी क्लाइंट पीसी को आईपी चाहिए होता है तो वो हमारे नेटवर्क के अंदर जो है एक पैकेट को फॉरवर्ड करता है जिसको बोलते हैं डिस्कवर। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या आपके क्लाइंट पीसी को यह पता है कि डीएचसीपी सर्वर स्विच के किस इंटरफेस पर अटैच है? एग्जैक्टली नहीं पता है। इसका मतलब यह हो गया कि वो जो डिस्कवर पैकेट होगा वो स्विच के हर एक इंटरफेस पे जाएगा, मतलब ब्रॉडकास्ट होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी चाहिए होता है तो वो डिस्कवर पैकेट भेजता है हमारे नेटवर्क के अंदर, और वो डिस्कवर पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है। डीएचसीपी सर्वर के द्वारा जब डिस्कवर पैकेट को रिसीव किया जाएगा तो डीएचसीपी सर्वर जो है क्लाइंट पीसी को एक ऑफर देगा। ऑफर के अंदर इस क्लाइंट पीसी को एक आईपी एड्रेस देगा, ऑफर के अंदर एक सबनेट मास्क देगा, ऑफर के अंदर उसको गेटवे देगा, और ऑफर के अंदर उसको डीएनएस की सर्विस देगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑफर पैकेट के द्वारा क्लाइंट को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो आईपी को रिसीव करने के बाद हमारा क्लाइंट पीसी जो है डीएचसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि जो आपने मुझे आईपी प्रोवाइड किया है वो हमें लीज कर दीजिए, वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए। इसलिए वो क्लाइंट कंप्यूटर जो है हमारे डीएचसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, और फाइनली सर्वर की तरफ से हमारे एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड किया जाता है, और हमारे क्लाइंट पीसी को वो 8 डेज के लिए लीज कर दी जाती है। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि डीएचसीपी जो डोरा प्रोसेस पे काम करता है तो डोरा है क्या चीज? डोरा का जो डी जो है वो डिस्कवर है, ओ जो है वो ऑफर है, आर फॉर रिक्वेस्ट है, ए फॉर एक्नॉलेजमेंट है। तो डीएचसीपी सर्वर इस तरीके से हमारे नेटवर्क के अंदर काम करता है। इसको एक्सप्लेन अगर कोई पूछे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में आपको अभी तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा कि डीएचसीपी का काम क्या है, और हमने ये सीखा कि डीएचसीपी डोरा प्रोसेस पे किस तरह से काम करता है। और अब हम यहाँ पे ये सीखने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हमारा जो सर्वर है ये ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर, लेकिन हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ही कोई एम्प्लॉय जो है अपने कंप्यूटर पे किसी ना किसी तरह से वो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर लेता है। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने वाली यहाँ पे है कि हमारे लैन के अंदर ये सारे जो कंप्यूटर हैं अगर इनको आईपी चाहिए होगा तो वो जब आईपी किसी भी क्लाइंट पीसी को चाहिए होता है तो वो डिस्कवर पैकेट भेजता है, और डिस्कवर आपको पता है कि स्विच के हर एक इंटरफेस पे जाता है। अगर वो डिस्कवर पैकेट अगर किसी क्लाइंट के द्वारा भेजा जाएगा तो वो ऑथराइज डीएचसीपी सर्वर की तरफ भी जा सकता है, और अगर अनऑथराइज डीएचसीपी सर्वर की तरफ भी जा सकता है। अगर उसे आईपी उन क्लाइंट कंप्यूटर को ऑथराइज डीएचसीपी सर्वर की तरफ से आईपी मिलती है तो उसकी जो रिक्वेस्ट है उसके पाथ से ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगी। लेकिन अगर उस क्लाइंट पीसी के पास जो ऑफर पैकेट रिसीव किया जाता है अनऑथराइज डीएचसीपी सर्वर की तरफ से, तो ऐसे केस में उस क्लाइंट पीसी की जो रिक्वेस्ट है वो अनऑथराइज पाथ को फॉलो करते हुए इंटरनेट पे जाएगी। और हो सकता है ऐसी कंडीशन में कि अगर वो क्लाइंट पीसी कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा सेंड करे तो वो इंफॉर्मेशन हैक भी हो जाए। ऐसे केस में ये एक तरह का नेटवर्क में अटैक है, मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं इसको। ये एक तरह का अटैक है। इस अटैक से बचने के लिए हम डीएचसीपी स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन समझने वाली बात यह है कि जब आप किसी स्विच के ऊपर डीएचसीपी स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करेंगे इन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, तो आपके स्विच का जो पोर्ट है वो कैटेगराइज हो जाएगा। तो स्विच का जो पोर्ट है, कुछ पोर्ट आपका ट्रस्ट पोर्ट हो जाएगा आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग डीएचसीपी स्नूपिंग, और कुछ पोर्ट जो है आपका अनट्रस्ट पोर्ट कहलाएगा। जब आप डीएचसीपी स्नूपिंग कॉन्फ़िगर कर देंगे और डीएचसीपी स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद अगर किसी क्लाइंट पीसी ने डिस्कवर पैकेट भेजा तो इस बार ऑफर पैकेट वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड पोर्ट से ही रिसीव करेगा। इसका मतलब ये हो गया ऑथराइज डीएचसीपी सर्वर जो हमारा ट्रस्ट पोर्ट के ऊपर है उसी तरफ से वो ऑफर पैकेट को रिसीव करेगा। तो ये है डीएचसीपी स्नूपिंग की कॉन्फ़िगरेशन, और हम आगे देखते हैं कि ये थोड़ा सा थ्योरी है डीएचसीपी स्नूपिंग के ऊपर। और हम अब चलते हैं लैब के ऊपर और हम कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे। फिलहाल जो आपको बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो हम लैब आपको करके दिखाएंगे वो ये है कि राउटर पे हम किस तरह से डीएचसीपी सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे और कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले आपको कि राउटर पे डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। तो राउटर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं इस इंटरफेस पे एक आईपी असाइन करने वाला हूँ, और इस इंटरफेस पे जो मैं आईपी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ
ये जो हमारा लैन इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे जो मैं आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा वो आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा आईपी एड्रेस 192.168.0.1 and subnet mask is 255.255.255.0. जरा हल्ला ना करो प्लीज। यहाँ पे जो है यस एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। यहाँ पे सबनेट मास्क जो है वो हमने करेक्ट नहीं कॉन्फ़िगर किया था। तो फिलहाल जो है मैं इंटरफेस में मैं गया और इंटरफेस पे जाके सिर्फ राउटर के इंटरफेस पे मैंने एक आईपी डाल रखी है और मैं इस इंटरफेस को नो शट कर देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिवली अप करने के लिए। तो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर राउटर पे हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने इस इंटरफेस पे आईपी डाला है। चलिए अब आईपी डीएचसीपी सर्विस हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डीएचसीपी सर्विस हम राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? आईपी डीएचसीपी पूल, और पूल का नाम हम XYZ रखेंगे। यहाँ पे नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आईपी डीएचसीपी पूल XYZ। नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, दैट इज 192.168.0.0 एंड सबनेट मास्क इज 255.255.255.0। और अगर आप ये चाहते हैं कि राउटर के इस इंटरफेस पे जो हमने आईपी डाला है वो इस क्लाइंट पीसी के गेटवे में ऑटोमेटिक सेट हो जाए, अगर हम ये चाहते हैं तो हमें इस डीएचसीपी पूल के अंदर मुझे लिखना होगा डिफॉल्ट राउटर, और जो गेटवे की आईपी है जो मैंने राउटर के इंटरफेस पे डाल रखी है वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। और अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डीएनएस सर्वर है, हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा जो डीएचसीपी जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं राउटर के ऊपर वो ऑटोमेटिकली हमारे डीएनएस सर्वर में यहाँ पे वो ऑटोमेटिक उस डीएनएस सर्वर को भी सेट कर दे, तो यहाँ पे आप डीएचसीपी पूल के अंदर आपको लिखना होगा डीएनएस सर्वर एंड 8.8.8.8। तो इस तरह से हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या यहाँ पे होने वाला, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपने नेटवर्क डिफाइन किया है 192.168.0.0 और सबनेट मास्क आपका 255.255.250 है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये आपके राउटर को ये बता रहा है कि आपके पास 1 से लेके 254 आईपी है। अब गौर से देखें, सबनेट मास्क 255.255.255.0 का मतलब होता है 24 नेटवर्क बिट 8 होस्ट बिट। 8 होस्ट बिट का मतलब होता है 254 आईपी। मतलब राउटर को आप ये बता रहे हैं कि यू हैव 254 आईपी एड्रेस। मतलब आप जो है क्लाइंट पीसी को 1 से शुरू करो आईपी देना। अब आप इस बात को गौर से देखें, आप जो है इस नेटवर्क की फर्स्ट आईपी आप खुद यूज करके बैठे हुए हैं, तो राउटर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। राउटर को आप बता रहे हो कि मैं आपको पूरा का पूरा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा हूं और खुद उनमें से एक आईपी खुद यूज करके बैठे हो। तो यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ आईपी को एक्सक्लूड करने जा रहे हैं, मतलब निकालने जा रहे हैं। निकालने का मतलब ये हो गया आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, और कुछ आईपी एड्रेस को हम एक्सक्लूड कर लेंगे उस स्कोप से। यहाँ पे हम 10 आईपी जो है उन 10 आईपी को मैं एक्सक्लूड करने वाला हूँ, और वो इसलिए एक्सक्लूड कर रहा हूँ कि हमारे अगर लैन में अगर कोई हम सर्वर कॉन्फ़िगर करें बाद में इन फ्यूचर में, तो जो हमने इस आईपी को एक्सक्लूड किया है उनमें से हम कोई आईपी प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमने जो है डीएचसीपी सर्विस कॉन्फ़िगर कर दी है। ये हमने यहाँ पे नेटवर्क बताया है, हम राउटर को ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पास 1 से लेके 254 आईपी है, लेकिन बाद में हमने एक्सक्लूड कर लिया है 1 to 254। 1 to 254 का मतलब होता है कि 1 to 10, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डीएचसीपी सर्विस है अब जो क्लाइंट को आईपी प्रोवाइड करेगा वो 11 से, क्योंकि हमने 1 से लेकर के 10 आईपी एक्सक्लूड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस क्लाइंट पीसी को आईपी मिलने वाला है 11, 192.168.0.11। सबनेट मास्क ये भी सेट हो गया, देखिए गेटवे भी सेट हो गया और डीएनएस सर्वर भी सेट हो गया। इसी तरह से इस कंप्यूटर को भी टेस्ट कर लेते हैं, और इस कंप्यूटर के अंदर 12 आईपी मिलेगी। देखिए 12 है और गेटवे हमारा 192.168.0.1 है, और डीएनएस सर्वर भी आप देख रहे हैं। और इसी तरह से इस कंप्यूटर पे भी हम ऑप्शन देखेंगे। इस कंप्यूटर के अंदर जो है वो 13 आईपी होनी चाहिए, देखिए 13 है। तो इस तरह से हमारा डीएचसीपी जो है वो राउटर पे काम कर रहा है। लेकिन इस बात को समझें, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है वो अगर 50 कंप्यूटर है, 60 कंप्यूटर है, तो इट्स ओके, आप राउटर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पीसी ज्यादा है तो राउटर के ऊपर डीएचसीपी, एक तो राउटर आपका राउटिंग करा और उसके ऊपर आप डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर करें, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है देन यू विल कॉन्फ़िगर द डीएचसीपी ऑन राउटर। लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है
तो ऐसे केस के अंदर जो है हम DHCP सर्विस को हम सर्वर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फिलहाल जो मैंने आपको लैब करके बताया है वो राउटर पे DHCP कॉन्फ़िगर करना बताया है। चलिए आगे देखते हैं। और इस लैब के अंदर हम जो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं और इस लैब के अंदर हम आपको बताएंगे कि DHCP जो है सर्विस हम सर्वर पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दिस इज माय DHCP सर्वर, ये DHCP सर्वर है। और फिलहाल जो है मैं सर्वर पे DHCP सर्विस को कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं इस इंटरफेस पे IP डालना चाहूंगा। तो ये जो हमारा लैब है उसमें ये है कि हम DHCP सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, लेकिन सर्वर से पहले हम राउटर पे सिर्फ एक इंटरफेस पे IP डालना चाहते हैं। तो राउटर का जो इंटरफेस है, राउटर के इंटरफेस का नाम है, ये लैन इंटरफेस का नाम है F0x1। तो हम इंटरफेस में जाएंगे INT F0x1 में, और यहाँ पे हम IP डिफाइन करेंगे 192.168.1.1 और सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। नो शट का मतलब होता है कि आप इंटरफेस को एडमिनिस्ट्रेटिवली अप कर रहे हैं। ये तो राउटर के इंटरफेस पे मैंने IP कॉन्फ़िगर कर रखा है, और अब जो है सर्विस कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं DHCP इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले इस कंप्यूटर के अंदर IP एड्रेस हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर, मतलब DHCP जिसको आप DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, जो DHCP सर्वर सारे कंप्यूटर को IP प्रोवाइड करेगा, लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर IP एड्रेस स्टैटिक होना चाहिए। तो चले हम इस कंप्यूटर में IP एड्रेस देख लेते हैं। इस कंप्यूटर की IP मैं कॉन्फ़िगर करूंगा 192.168.1.2 और गेटवे मैं यही छोड़ दूंगा, लेकिन DNS सर्वर ये खुद ही है, ये DNS सर्वर खुद ही है। मतलब ये है कि ये जो हमारा सर्वर है, इस सर्वर पे DNS भी कॉन्फ़िगर है और इस सर्वर पे DHCP भी कॉन्फ़िगर है। तो ये खुद अपने आप के लिए DNS सर्वर है, इसीलिए मैंने जो IP मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर की है वही IP मैंने DNS पे भी डाली है, और ये राउटर का IP है। तो चलिए अभी तो फिलहाल हम इस कंप्यूटर के अंदर स्टैटिक IP प्रोवाइड किया है, लेकिन अब हम इस DHCP सर्विस कॉन्फ़िगर करने वाले हैं इस DHCP सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे हम सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे मैं DHCP पे क्लिक करूंगा, और हमें पता है कि DHCP सर्विस जो होती है वो डिफॉल्ट जो है ऑफ रहती है। मैं उसे ऑन करूंगा, और ऑन करने के बाद जो है मैं अगर ये चाहता हूं कि राउटर के इस इंटरफेस पे जो मैंने IP डाला है वो इस कंप्यूटर के, इस क्लाइंट कंप्यूटर के गेटवे में ऑटोमेटिक सेट हो जाए, अगर हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि गेटवे में अपने आप सेट हो जाए, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे जो राउटर का IP होगा वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में एक चीज और यहाँ पे है कि क्योंकि मैं इसी को DNS सर्वर मान रहा हूँ, तो इसी यही IP हमारा DNS, इस सिस्टम का ही IP हमारा DNS में कॉन्फ़िगर होगा। तो ऐसे केस के अंदर ये जो DNS सर्वर का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं खुद ही इस सर्वर का IP कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 192.168.1.2। और मैं ये चाहता हूँ कि क्लाइंट पीसी को जो IP मिले वो 1.10 से, मतलब 1.10 से IP मिले, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीसी है वो 100 है। और फिलहाल जो है ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको सेव करना होगा। तो चलिए ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है, मतलब हमने फिलहाल DHCP जो सर्विस है वो हम DHCP सर्विस को मैंने कॉन्फ़िगर कर दी है। अब हम देखने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं क्या इन क्लाइंट पीसी को हमारा DHCP सर्वर IP प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं, DHCP को क्लिक किया, इसने डिस्कवर पैकेट भेजा, और देखिए इसको IP मिल चुकी है 1.10, और देखिए गेटवे भी सेट हो गया है, और आपका जो है वो DNS भी सेट हो गया है। और सभी पे बारी बारी से चेक कर लेते हैं। देखिए इसको जो है 1.11 IP मिल चुका है, गेटवे सेट हो चुका है, DNS सर्वर भी सेट हो चुका है। और इसी तरह से DHCP, मतलब DHCP हमारा जो है एक्टिव है, DHCP काम कर रहा है। और देखिए सारे कंप्यूटर को DHCP IP ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर रहा है। ये तो हमने क्या देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि DHCP सर्विस को किस तरह से सर्वर पे कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें और चेंज करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉई हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करने वाला है, तो वो क्या करेगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अपने कंप्यूटर पे वो DHCP कॉन्फ़िगर करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा DHCP सर्वर है ये ऑथराइज्ड DHCP सर्वर है।
और ये जो है क्लाइंट कंप्यूटर का पीसी है जिसके ऊपर वो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने वाला है। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैकर बैठा हुआ जो हमारी हमारी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, इस लैब को समझने के लिए इस क्लाइंट पीसी पे, इस सर्वर पे मैं एक आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा 192.168.2.2 और इस पे गेटवे जो डालूंगा वो 192.168.2.1 और डीएनएस सर्वर डालूंगा 192.168.2.2 और इसके ऊपर भी मैं डीएचसीपी सर्विस कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि गेटवे जो हो वो 192.168.2.1 हो और डीएनएस सर्वर जो होता है 192.168.2.2 होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि जो क्लाइंट पीसी को आईपी प्रोवाइड किया जाए डीएचसीपी सर्वर के द्वारा वो 10 से हो और हमारे लैन में जो पीसी है वो 100 है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, सेव करता हूं यहाँ पे। अब देखिए हुआ क्या कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डीएचसीपी सर्वर है। ये हमारा ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर है और ये जो है किसी ने अपने ही नेटवर्क के अंदर डीएचसीपी सर्विस कॉन्फ़िगर कर दी है। ऐसे केस के अंदर मान लीजिए इन क्लाइंट पीसी में से किसी के द्वारा अगर डिस्कवर पैकेट भेजा जाएगा तो हमें पता है कि डिस्कवर पैकेट जो होता है ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि सारे इंटरफेस पे जाएगा। वो रिक्वेस्ट जो है हमारी ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर की तरफ भी जाएगी और अनऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर की तरफ भी जाएगा। तो देखते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होने वाला है। ऐसा होगा तो देखते हैं क्या होता है कि क्या वो इन क्लाइंट पीसी को ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर के द्वारा आईपी मिलेगा या अनऑथराइज्ड के द्वारा मिलेगा। तो फिलहाल मैंने डीएचसीपी क्लिक किया तो देखिए इसको अनऑथराइज्ड की तरफ से आईपी प्रोवाइड किया गया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। इस क्लाइंट पीसी को जो आईपी मिल रहा है वो ऑथराइज्ड की तरफ से मिल रहा है और इन क्लाइंट पीसी को जो आईपी मिल रहा है वो ऑथराइज्ड की तरफ मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लैन में यहाँ पे 3 कंप्यूटर हैं, इन 3 में से 2 कंप्यूटर को ऑथराइज्ड ने आईपी प्रोवाइड किया है, लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है इसको अनऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर ने आईपी प्रोवाइड किया है। तो होने क्या वाला है कि अगर मान लीजिए कि ये क्लाइंट पीसी अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर भेजेगा तो इसकी जो ट्रैफिक है इस रास्ते से फॉलो करते हुए इंटरनेट पर जाएगी और अगर इस रास्ते से जाती है तो उसका डेटा वो हैक भी हो सकता है। लेकिन अगर ये इन क्लाइंट पीसी को, क्योंकि इन क्लाइंट पीसी को जो आईपी प्रोवाइड किया गया हमारे ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ऐसे केस में इन कंप्यूटर की जो ट्रैफिक है हमारे पाथ को फॉलो करते हुए, हमारा जो मेन पाथ उसको फॉलो करते हुए इंटरनेट के ऊपर जाएगी और हमारा डेटा सिक्योर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होने वाली है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने आपको आगे बताया था कि यहाँ पे हम डीएचसीपी स्कोपिंग सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच के ऊपर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम डीएचसीपी स्कोपिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं डीएचसीपी स्कोपिंग कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ स्विच के ऊपर। डीएचसीपी स्कोपिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं लिखूंगा आईपी डीएचसीपी स्कोपिंग। तो मैंने डीएचसीपी स्कोपिंग कॉन्फ़िगर कर दिया है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि डीएचसीपी स्कोपिंग वीलन बेसिस पे काम करता है। लेकिन मैंने स्विच में कोई वीलन नहीं बनाया है तो डिफॉल्ट जो वीलन बना उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वीलन 1 लिख दिया है और जो हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर है वो स्विच के किस इंटरफेस पर अटैच है वो मुझे चेक करना होगा। तो हमें पता चला कि ये पोर्ट नंबर 3 पे है। ऐसे केस में हमें पोर्ट नंबर 3 में जाना होगा। पोर्ट नंबर 3 में जाने के बाद मुझे लिखना होगा आईपी डीएचसीपी स्कोपिंग ट्रस्ट। इस कमांड को लिखने से क्या होने वाला है कि पोर्ट नंबर 3 जो हमारा है वो ट्रस्ट पोर्ट हो गया है। ऐसे केस के अंदर जब ये क्लाइंट पीसी की तरफ से डिस्कवर पैकेट भेजा जाएगा तो उस दौरान जो ऑफर पैकेट वो क्लाइंट पीसी एक्सेप्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पोर्ट से रिसीव करेगा। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे क्लाइंट पीसी को क्या ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर की तरफ से आईपी मिल रहा है या अनऑथराइज्ड तरफ से मिल रहा है। जरा चेक कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं। देखिए इसे ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर की तरफ से आईपी मिला है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इस बार भी देखिए उसको ऑथराइज्ड की तरफ से आईपी मिल रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑथराइज सही मिल रहा है बार बार। और इसे भी चेक कर लेते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर पे। इसे भी ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर की तरफ से मिल रहा है और थर्ड कंप्यूटर के पास भी चेक कर लेता हूँ और इस कंप्यूटर को भी आईपी एड्रेस ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्विस के द्वारा। तो नेटवर्क में जो मैन इन द मिडिल अटैक होता है उससे बचने के लिए हम यहाँ पे डीएचसीपी स्कोपिंग का हम यूज करते हैं। तो फिलहाल हमने 3 लैब देख लिया है। राउटर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना, सर्वर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना
और हमारे मैन इन द मिडिल अटैक जो होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, उससे बचने के लिए हम DHCP स्पूफिंग को भी हमने देखा है। तो हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे देखने के लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, पहले मैं पूरा लैब तैयार कर लूं और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो थोड़ा आपको वेट करना होगा यहाँ पे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि स्विचिंग का क्लास आपने काफ़ी सारा कर लिया है। तो फिलहाल जो मैं कुछ स्विचिंग का ही पार्ट करने वाला हूँ, तो इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको आसानी होगी समझने के लिए। देखिए, क्या हम करने वाले हैं कि फिलहाल जो है हम ये चाहते हैं कि इस स्विच के ऊपर जो भी हम वीलन बनाएं वो इस स्विच के ऊपर एडवर्टाइज कर दिया जाए। तो ऐसे केस के अंदर आपको करना ये होगा, अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक स्विच के ऊपर वीलन बनाएं, तो हम मैनेजमेंट सेंट्रलाइज चाहते हैं, तो आपको एक स्विच को जो है, इस वाले स्विच को आपको सर्वर बनाना होगा और हम इस स्विच को क्लाइंट बनाने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कैसे स्विच को सर्वर क्लाइंट बनाते हैं। तो मैं अगर किसी स्विच को हम सर्वर बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा, अगर किसी स्विच को हमें सर्वर बनाना है तो मुझे लिखना होगा BTP मोड सर्वर। हमने पहले आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्विच जो है सर्वर मोड पे ही होती है। डोमेन नेम हमें सेट करना है, डोमेन नेम सारे स्विच का कॉमन होना चाहिए, ये ऑलरेडी आपको पता है। और फिलहाल जो है BTP डोमेन नेम मैंने XYZ रखा है। पासवर्ड अगर रखना चाहते हैं तो आपके ये ऑप्शनल है। तो फिलहाल हमने CCNA पासवर्ड BTP का रखा है। अब नेक्स्ट स्विच को हम क्लाइंट बनाने जा रहे हैं, तो इस वाले स्विच पे मैं जाऊंगा और अगर आप इस स्विच को क्लाइंट बनाएंगे, क्लाइंट बनाने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होगा और लिखना होगा BTP मोड क्लाइंट। डोमेन नेम दोनों का सेम होना चाहिए, तो दोनों का XYZ रखूंगा क्योंकि आपने फर्स्ट स्विच के ऊपर पासवर्ड सेट कर रखा है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इसके ऊपर भी पासवर्ड सेट करेंगे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन तो हो चुकी है, ये स्विच हमारी सर्वर बन चुकी है और ये हमारी स्विच क्लाइंट बन चुकी है। लेकिन हम इस स्विच पे वीलन बनाने जा रहे हैं सो दैट कि वो क्लाइंट पे एडवर्टाइज किया जाए। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट होंगे उतने वीलन आप बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है आपको सिर्फ लैब समझाना है, तो मुझे सिर्फ दो ही वीलन मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। एक वीलन मैंने बनाया है सेल्स के नाम से और दूसरा जो वीलन है एडमिन के नाम से, वीलन 10 एंड 20। लेकिन कंडीशन ब्रदर ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी आपने वीलन बनाया सर्वर पे वो क्लाइंट स्विच के ऊपर एडवर्टाइज कर दिया जाए, तो आपको इस वाले इंटरफेस को ट्रंक बनाना होगा। तो ट्रंक बनाने की अपनी रिक्वायरमेंट है, वो आप ट्रंक के लैब में देखेंगे आप। ये हमारा इंटरफेस है जिसको हम ट्रंक बनाने जा रहे हैं। तो ट्रंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, क्योंकि ये लेयर 2 स्विच है तो इस पे ये कमांड एक्सेप्ट कर लिया इसने। लेकिन अगर यहाँ पे आप ट्रंक बना रहे होते लेयर 3 स्विच पे,
तो सबसे पहले लिखते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, उसके बाद ही आप जो है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड ये एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये लेयर 2 स्विच है तो ये आपका स्विच पोर्ट मोड ट्रंक यहाँ पे काम करेगा। और अगर आप ये लिखना चाहें स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल, ऐसे आप करें ना करें तो भी सही है। तो इससे क्या होने वाला है कि ट्रंक के ऊपर सारे VLAN को अलाउ कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमने ट्रंक बना रखा है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हमने VLAN बनाए थे सर्वर स्विच के ऊपर वो क्लाइंट के ऊपर एडवर्टाइज कर दिया गया है कि नहीं किया गया है। तो देखिए क्लाइंट पे हमारे 2 VLAN आ चुके हैं सर्वर की तरफ से, क्योंकि हमने ट्रंक जैसे ही बनाया वो आगे एडवर्टाइज कर दिया है। लेकिन देखिए ये इंटरफेस भी ट्रंक बनने चाहिए, क्योंकि इसी इंटरफेस से VLAN 10 और 20 की भी कम्युनिकेशन होने वाले हैं। तो पोर्ट नंबर 4 जो है जो राउटर की तरफ जा रहा है उसे भी हमें ट्रंक बनाना होगा। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे कोई बात नहीं। अब कंडीशन ये है ब्रदर कि होने क्या वाला है कि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेने के बाद VLAN 10, अच्छा अभी तो हमने स्विच को सर्वर बनाया है और इस स्विच को हमने क्लाइंट बनाया है, और हम अगर ये चाहते हैं कि सर्वर पे हम जो VLAN बनाएं वो क्लाइंट के ऊपर एडवर्टाइज कर दिया जाए तो उसको ट्रंक बनाना होगा। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, लेकिन अभी मैंने इंटरफेस असाइन नहीं किया है। दिखा देता हूं मैं आपको। अभी हमने VLAN तो बनाए हैं लेकिन VLAN के अंदर इंटरफेस असाइन नहीं किए। देखिए हमने एक VLAN बनाया सेल्स के नाम से, लेकिन इस VLAN में कोई भी इंटरफेस नहीं है। और VLAN 20 देखिए इसमें भी कोई भी इंटरफेस नहीं है। तो फिलहाल हम करने क्या जा रहे हैं कि ये जो आपका इंटरफेस है पोर्ट नंबर 2, इंटरफेस 2 है, इसको VLAN 10 में डालेंगे और ये जो पोर्ट नंबर 3 है इसे VLAN 20 में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए ये काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सेस लेयर की हमारी जो स्विच है, एक्सेस लेयर की जो स्विच है उस एक्सेस लेयर के स्विच पे जो इंटरफेस हमारा 0/2 है हम उसे हम एक्सेस पोर्ट बनाएंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो अभी इस वाले इंटरफेस को पोर्ट नंबर 2 को मैंने एक्सेस पोर्ट बना दिया है और उसको मैंने VLAN 10 में असाइन कर रखा है। सेम इसी तरह से दोहराएंगे नेक्स्ट इंटरफेस पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो ये इंटरफेस हमारा VLAN 20 भी चला गया। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, शो VLAN करके आप चेक कर लें। तो आप देखिए जो VLAN 10 है इसके अंदर इंटरफेस हमारा पोर्ट नंबर 2 आ चुका है और VLAN 20 जो है उसके अंदर पोर्ट नंबर 3 आ चुका है। तो फिलहाल हमने इंटरफेस भी असाइन कर दिया। सेम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ भी होने वाले हैं। ये हमारा इंटरफेस 1 है, पोर्ट नंबर 1 है। तो पोर्ट नंबर 1 को मैं फिलहाल VLAN 10 में कॉन्फ़िगर कर दूं। मैं पोर्ट नंबर 1 में जाऊंगा और पोर्ट नंबर 1 में जाने के बाद मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये सारी कमांड हम क्यों लिख रहे हैं हम ऑलरेडी बता चुके हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। और सेम इसी तरह से जो नेक्स्ट इंटरफेस हमारा है पोर्ट नंबर 2 उसे भी हम जाएंगे एक्सेस पोर्ट बनाएंगे और उस इंटरफेस को VLAN 20 में कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो फिलहाल जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हो चुकी है वो ये है कि इस स्विच को मैंने सर्वर बना दिया है, इस स्विच को हमने क्लाइंट बनाया है और हमने इस सर्वर स्विच पे VLAN 10 एंड 20 कॉन्फ़िगर किया था। और अगर हम चाहते हैं कि वो VLAN क्लाइंट पे एडवर्टाइज करें तो आप इस इंटरफेस को ट्रंक बनाएंगे जो हम बना चुके हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है, इस वाले इंटरफेस को VLAN 10 में कॉन्फ़िगर किया है, इस वाले इंटरफेस को VLAN 20 में, और जो नेक्स्ट स्विच है इस वाले इंटरफेस को VLAN 10 में, इस वाले इंटरफेस को VLAN 20 में। अब कंडीशन ये है कि अगर इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर देंगे तो VLAN 10 का जो कंप्यूटर है वो VLAN 10 दूसरे स्विच के VLAN 10 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर लेगा। इसी तरह से इस वाले स्विच का जो VLAN 20 वाला कंप्यूटर है वो दूसरे स्विच के VLAN 20 से कम्युनिकेशन कर लेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि VLAN 10 का जो कंप्यूटर है वो VLAN 20 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करे तो फिर आपको राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। मतलब ये है कि अगर 2 VLAN के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो मुझे लेयर 3 डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा। और ये लेयर 3 डिवाइस पे जो हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं जिसके वजह से 2 VLAN आपस में कम्युनिकेशन करे उसे कहते हैं इंटर VLAN राउटिंग। तो फिलहाल मैं इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ इंटर VLAN राउटिंग के लिए कि 2 VLAN आपस में कम्युनिकेशन करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो फिलहाल मैं इनेबल मोड पे और मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा। सबसे पहले मेरा जो मेन इंटरफेस है जो LAN की तरफ जा रहा है
उस इंटरफेस पे जाके मैं लिखूंगा नो आईपी एड्रेस, मतलब मुझे फिजिकल इंटरफेस पे मुझे कोई आईपी नहीं चाहिए, नो शट करके उस इंटरफेस को ऑफ कर दूंगा। क्योंकि मैंने स्विच में 2 वीलैन बनाए हैं, इसलिए इसलिए इस इंटरफेस को मैं 2 सब इंटरफेस में डिवाइड करूंगा। अगर मैंने स्विच में 4 वीलैन बनाए होते तो इस मेन इंटरफेस को 4 सब इंटरफेस में डिवाइड करता। फिलहाल 2 है, तो कैसे 2 बनाएंगे जरा दिखाते हैं आपको। तो मैं पहले सब इंटरफेस में जा रहा हूं और ये हमारा फर्स्ट सब इंटरफेस है F0/0 का, और इस इंटरफेस पे जाने के बाद मुझे लिखना होगा encapsulation.conq और 10 लिखूंगा। 10 का मतलब हो क्या, आई एम कॉलिंग VLAN 10 हियर। 10 लिखने का मतलब है कि VLAN 10 को कॉल कर रहे हैं। और ये जो हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो आप समझें कि वो VLAN 10 की आईपी है। ये VLAN 10 की आईपी हो गई। इसी तरह से हम नेक्स्ट दूसरा सब इंटरफेस बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 VLAN है, और इस दूसरे सब इंटरफेस के ऊपर मैं VLAN 20 को कॉल करूंगा, और VLAN 20 की जो आईपी में कॉन्फ़िगर करूंगा वो 192.168.1.1। तो हमने देखिए यहाँ पे इस राउटर के F0/0 का 2 फिजिकल इंटरफेस बनाया है, और दोनों पे हमने एक इंटरफेस पे VLAN 10 को कॉल किया है और उस VLAN 10 की हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, और दूसरे सब इंटरफेस पे VLAN 20 को कॉन्फ़िगर किया और उसकी भी हमने एक सेपरेट आईपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करी। लेकिन ये वैन इंटरफेस है, इसको भी कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं वैन इंटरफेस पे अब जाऊंगा, INT-F0/1, ये हमारा वैन इंटरफेस है। हम नो शट करके इसको ऑफ करेंगे, और इसके ऊपर हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, वो पब्लिक आईपी होगी 111.0.0.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। और इस तरह से अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 2 नेटवर्क यहाँ पे चल रहे हैं, एक नेटवर्क जो मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है वो 192.168.0.0 है, और दूसरा नेटवर्क जो हमने दूसरे सब इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया है वो 192.168.1.0 है, और आप देख रहे हैं वैन इंटरफेस पे जो मैंने आईपी डाला है वो 11.0.0.0। ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसको आप एक्सचेंज कर दें दूसरे राउटर की राउटिंग टेबल में, तभी तो आपकी ट्रैफिक आ पाएगी। तो आप ऐसे केस में अगर आप चाहते हैं कि 2 राउटर आपस में ट्रैफिक को, अपने रूट को एक्सचेंज करें, तो रूट को एक्सचेंज करने के लिए हमें राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ कॉन्फ़िगर करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। फिलहाल जो है राउटिंग प्रोटोकॉल का ये लैब नहीं है, बट क्योंकि वो सारी DHCP समझाना है, लेकिन जरा DHCP समझाना मुझे है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा कम करें तो अच्छा होगा। और यहाँ पे जो है नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर करेंगे 11.0.0.0। तो जो भी मैंने इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर किया है, उस इंटरफेस पे जो आईपी है उसके नेटवर्क को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो नेक्स्ट इंटरफेस पे जो हमने आईपी डाला है वो 192.168.0.1 है, और वो बिलोंग करता है नेटवर्क 192.168.0.0 से। और इसी तरह से जो थर्ड हमारा नेटवर्क है वो 192.168.1.0 है। तो राउटर पे मैं DHCP कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, और नेटवर्क को भी DHCP प्रोसेस में कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट राउटर पे जा रहा हूँ, और इस इंटरफेस की जो आईपी है वो है, इस इंटरफेस पे जो मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करनी है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अगर मैंने यहाँ पे 11.0.0.1 डाला है, तो इस वाले इंटरफेस पे जो मैं आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा वो 11 मतलब सेम नेटवर्क की आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा। तो चलिए इस वाले इंटरफेस पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैं आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा INT-F0/1 पे, वो पब्लिक आईपी होगी 11.0.0.2 255.255.255.0। और मैं जैसे ही नो शट करूंगा यहाँ पे दोनों इंटरफेस हमारे अप हो जाएंगे, और इसी तरह से INT-F0/0 पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा 192.168.2.0 एंड 255.255.255.0। और इस राउटर पे भी मैं DHCP कॉन्फ़िगर करूंगा, सो दैट कि राउटर आपस में रूट एक्सचेंज कर लें। तो मैं यहाँ पे राउटर EIGRP लिखूंगा, और यहाँ पे जो है हम जो इंटरफेस पे हमने जो आईपी डाला उस आईपी का नेटवर्क डिफाइन करेंगे। इसी तरह से जो लैन इंटरफेस पे हमने जो आईपी डिफाइन किया उस आईपी के भी नेटवर्क को भी डिफाइन करेंगे। तो देखिए ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं। अब देखिए मेन मुद्दा क्या है, वो मुद्दा तो हमने अभी तक समझाया नहीं आपको। मुद्दा है क्या, आखिर हम ये सारे लैब हम क्यों कर रहे हैं? ये लैब करने के पीछे रीजन ब्रदर ये है कि देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो दिल्ली में है,
और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम ये मान के चल रहे हैं गुड़गांव में। ऐसे केस में हम मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इस सर्वर को मैं DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करूं और इस DHCP सर्वर पे मैं 3 स्कोप बनाऊं। एक स्कोप जो बनाएंगे, एक स्कोप 1, वो हमारे लोकल जो है वो हमारे लोकल लैन के लिए होगा। मतलब हमारा ये जो स्कोप 1 हम जो बनाने वाले हैं, वो स्कोप 1 जो है वो हमारे लैन के सिस्टम को आईपी प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह से एक और हम जो है स्कोप बनाएंगे, स्कोप 2। ये जो स्कोप 2 जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो हमारे VLAN 10 के कंप्यूटर, जो गुड़गांव में जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं जो VLAN 10 के अंदर है, उनको आईपी प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह से हम स्कोप 3 बनाने वाले हैं, और स्कोप 3 जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो VLAN 20 के लिए। और चले हम देखते हैं किस तरह से DHCP सर्विस कॉन्फ़िगर की जाती है और सर्वर के ऊपर। तो फिलहाल ये हमारा DHCP सर्वर है, क्योंकि मैंने इस वाले इंटरफेस पे आईपी डाला है 192.168.2.1। तो ऐसे केस के अंदर ये हमारा DHCP सर्वर पे जो आईपी होना चाहिए वो 2.2 होना चाहिए। तो फिलहाल हम इस पे स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो ये आईपी एड्रेस हमारा है 192.168.2.2 और ये उसका सबनेट मास्क हो गया, गेटवे आपका हो गया 192.168.2.1 और DNS सर्वर हम ये मान के चल रहे हैं कि 8.8.8 होना चाहिए। या फिलहाल हम जो है अपने ही आईपी को हम मान लेते हैं DNS सर्वर। तो ये जो 1.2 हमारा खुद का DNS सर्वर हो गया सॉरी गलती हो गई भाई, ये हो गया 2.2। ये दरअसल मैंने अभी इस DHCP सर्वर पे मैंने स्टैटिक आईपी प्रोवाइड किया है, लेकिन अभी स्कोप नहीं बनाया। तो अब हमें 3 स्कोप बनाना है। तो 3 स्कोप बनाने के लिए मुझे सर्विस पे जाना होगा। DHCP क्लिक करेंगे, हमें पता है कि डिफॉल्ट जो है DHCP सर्विस ऑफ होती है, हमें ऑन करना होगा। इस DHCP में यहाँ पूल का नाम हम सर्वर पूल ही फिलहाल छोड़ देंगे। और अगर हम ये चाहते हैं कि इस इंटरफेस पे जो आईपी है वो इस सिस्टम के गेटवे में, इस सिस्टम के गेटवे में ऑटोमेटिक सेट हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, 192.168.2.1। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा DNS सर्वर का आईपी जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइंट के पीसी में सेट हो जाए, तो हमें यहाँ पे DNS सर्वर की आईपी को कॉन्फ़िगर करनी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट पीसी को जो आईपी मिले वो 2.10 से मिले और नंबर ऑफ पीसी जो हमारे लैन में है वो 100 है। तो फिलहाल जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे जो हम डिफॉल्ट उसका नाम जो छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे उसको सेव करेंगे। इसी तरह से हम VLAN 10 के लिए एक दूसरा स्कोप बनाने वाले हैं। सिर्फ करना यह है कि सर्वर पूल के आगे में 10 लिख देने का है, मतलब एक नाम चेंज कर देने का है। और हमें पता है कि हमने VLAN 10 के अंदर क्या गेटवे बनाने हैं। तो गेटवे हमारा होना चाहिए VLAN 10 के लिए 0.1। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा VLAN 10 का जो गेटवे हो वो 8.8.8 हो, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आईपी मिले क्लाइंट कंप्यूटर को वो 0.10 से मिले, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको ऐड करना होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे नया नाम दिया है। तो मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया। इसी तरह से हम जो है VLAN 20 के लिए भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ 20 लिख दिया और 20 का जो हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया है वो 1.1 होगा गेटवे उसका। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि 1.10 से आईपी उसको क्लाइंट को मिले, इस बार भी मुझे ऐड ही करना पड़ेगा। चलिए अब टेस्ट करते हैं। अब चलिए टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे क्लाइंट पीसी को आईपी DHCP मिल रहा है, नहीं मिल रहा है DHCP के द्वारा। तो चलिए इन क्लाइंट पीसी को टेस्ट कर लेते हैं पहले कि हमारा जो लोकल स्कोप बना है वो हमारे क्लाइंट पीसी को आईपी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैं चेक करता हूँ, DHCP क्लिक किया मैंने, तो देखिए इसको आईपी मिल रहा है 2.10 मिल रहा है और गेटवे भी सेट हो गया और DNS भी मिल गया इसको। और इसी तरह से मैं बारी बारी चेक करूंगा सारे कंप्यूटर को। तो देखिए इसको 2.11 मिल चुका है और इस वाले कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिल चुका है 2.12। तो देखिए हमारे पास जो इस DHCP सर्वर पे जो स्कोप 1 है वो काम कर रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमने जो स्कोप 2 VLAN 10 के लिए कॉन्फ़िगर किया है या स्कोप 3 हमने VLAN 20 के लिए कॉन्फ़िगर किया है, क्या इस पे जो स्कोप हमने बनाया है, मल्टी स्कोप जो बनाया है, क्या वो इन कंप्यूटर को आईपी वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसे चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। इस वाले कंप्यूटर में मैं गया, डेस्कटॉप पे आईपी पे DHCP क्लिक किया। देखिए
अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बताने वाली बात ये है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डीएचसीपी सर्वर है और सारे कंप्यूटर को वो डीएचसीपी सर्वर आईपी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उनमें से किसी एक कंप्यूटर को वो डीएचसीपी आईपी नहीं दे पा रहा है, ऐसे केस में क्या उस सिस्टम के पास कोई आईपी एड्रेस होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। वो सिस्टम जो है खुद ही ऑटोमेटिक आईपी जनरेट कर लेगा, जिसको हम कहते हैं अपीपा। ऐसे केस के अंदर अगर मान लीजिए किसी सिस्टम को 169 की सीरीज का आईपी मिल रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके क्लाइंट पीसी को डीएचसीपी सर्वर के द्वारा आईपी नहीं मिल पा रहा है। आपके हो सकता है कि आपके लैन में कुछ प्रॉब्लम हो, लैन कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो, आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये एक ट्रबल शूटिंग है, छोटा सा ये है, इसको देखते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हमने जब डिस्कवर पैकेट भेजा वीलेन 10 की तरफ से, तो हमें हमारे इस क्लाइंट पीसी को आईपी नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं, देखिए, और देखिए अभी भी आईपी नहीं मिला। चलिए वीलेन 20 कंप्यूटर को चेक कर लेते हैं यहाँ पे, और इस कंप्यूटर को भी आईपी एड्रेस नहीं मिल पा रहा है। वजह ये है आईपी एड्रेस ना मिलने की, क्योंकि देखिए हो रहा क्या कि जब भी इस कंप्यूटर को आईपी चाहिए, तो आपको पता है कि किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी चाहिए होता है तो वो डिस्कवर पैकेट भेजता है, और डिस्कवर आपको ब्रॉडकास्ट होता है। तो जब वो डिस्कवर पैकेट हमारे राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर आता है, तो आपको पता है कि राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को पास नहीं होने देता है। ऐसे केस में जब पास नहीं होगा, डीएचसीपी सर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे किस तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है। ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें इस राउटर पे जाना है और इसके सब इंटरफेस पे जाना है, इसके सब इंटरफेस पे जाना है, और सब इंटरफेस पे जाके मुझे लिखना है आईपी हेल्पर एड्रेस, आईपी हेल्पर एड्रेस, और मेरे जो डीएचसीपी सर्वर की आईपी है वो यहाँ कॉन्फ़िगर कर देनी है। इसी तरह से दूसरे सब इंटरफेस पे जाना है और आईपी हेल्पर एड्रेस और साथ में डीएचसीपी सर्वर की आईपी। अब क्या होने वाला है कि जब हमारे ये क्लाइंट पीसी जब रिक्वेस्ट करेंगे, जब ये डिस्कवर पैकेट भेजेंगे, जब वो डिस्कवर पैकेट हमारे इस इंटरफेस के ऊपर आएगा, तो उसको वो यूनिकास्ट बना देगा, वो आईपी हेल्पर एड्रेस। इसको हम डीएचसीपी रिले एजेंट भी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे क्लाइंट पीसी को डीएचसीपी सर्वर जो है, वो जो दिल्ली के अंदर डीएचसीपी सर्वर है, वो गुड़गांव के वीलेन 10 के कंप्यूटर को आईपी दे रहा कि नहीं दे रहा। चलिए चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमने डीएचसीपी सर्वर पे मैंने क्लिक किया है, और ये देखिए वीलेन 10 की जो आईपी मैंने कॉन्फ़िगर कर रखी थी वो आईपी मिल चुकी है। और इसी तरह से देखिए इस वाले कंप्यूटर को भी आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर के द्वारा मिल चुका है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी तक जो लैब करके बताया है, राउटर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना, सर्वर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना, फिर हमने जो है 2 डीएचसीपी सर्वर लगा करके हमने बताया कि मैन इन द मिडिल अटैक किस तरह से होता है, और उसको हमने प्रिवेंट किया है डीएचसीपी स्नूपिंग से। फिर हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया है, और डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है वीलेन बेसिस पे हमने आईपी प्रोवाइड किया है। तो चलिए इतना काफ़ी है, और अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।